हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं A1 सीरीज़ में चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है वेक्टर। और आज हम A1 सीरीज़ में वेक्टर एक न्यू चैप्टर है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि सभी चैप्टर में काम आने वाला है। अगर हम 12th की बात करें, 12th में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इसका काम लेंगे और नेक्स्ट जो मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर हैं उनमें भी हम इसका काम लेंगे। क्योंकि वेक्टर हमें पता है कि बहुत सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, और यानी ऐसे कह सकते हैं कि 50% क्वांटिटीज़ जो है वो वेक्टर होती हैं और 50% स्केलर लेकर चलेंगे। ठीक है, 50% क्या, ज़्यादातर जो रोल आने वाला है वो वेक्टर का ही रोल आएगा। यस, तो पेन कॉपी निकाल लीजिए। यस, माय नेम इज़ कुलविंदर एंड टुडेज आवर न्यू चैप्टर इज़ वेक्टर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट राइट किए हैं। सबसे पहले हम 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को समझेंगे। धीरे धीरे हम वेक्टर की आज हम बिल्कुल बेसिक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हम मूव करेंगे उसके जो स्टैंडर्ड लेवल के, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन हैं, फोर्स पर कैसे अप्लाई करते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। टू वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, वेक्टर का सम कितना होता है, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज कुछ पॉइंट लिए मैंने। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं वेक्टर का। तो चलिए स्टार्ट करें, नोटबुक निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेक्टर की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, वेक्टर की नीड क्यों पड़ी और वेक्टर होता क्या है। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखा, हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर किया था फिजिकल क्वांटिटीज़ का, उसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को n इंटू यू से रिप्रेजेंट करते थे। एन यहाँ पर क्या था, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। एन क्या था यहाँ पर, न्यूमेरिकल वैल्यू। याद है कि भूल गए सर, पीछे का याद मत करवाओ है। एंड यू क्या है यहाँ पर, यूनिट। यू क्या होती थी, यूनिट। तो मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि कैसे हमने किया था। और जो न्यू है तो वीडियो नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, A1 सीरीज का फर्स्ट वीडियो। ठीक है, जिसमें हमने यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, तो n यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, u यहाँ पर यूनिट है। फॉर एग्जांपल हमें एप्पल लेने, तो एप्पल कैसे लेंगे, हम ऐसे राइट करेंगे 5 kg एप्पल। तो इसमें 5 क्या है, 5 इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg इसमें क्या है, यूनिट। kg इसमें क्या है, यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट यानी n इंटू यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। ये हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में। बट होता क्या है, जैसे अगर हमें बात करते हैं फोर्स की, फोर्स इक्वल टू, तो 5 न्यूटन, हमने कहा फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। एंड न्यूटन और साथ में फॉरवर्ड, जैसे डायरेक्शन आ गई, एक कार है उस पर 5 न्यूटन फॉरवर्ड फोर्स लगा रखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इसकी यूनिट हुई, और ये क्या बता रहा है, ये इसकी डायरेक्शन को भी बता रहा है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और उसकी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। अब कुछ एक क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जैसे हम बात करते हैं 5 किलोग्राम एप्पल। ठीक है, तो क्या इसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ऐसा थोड़ी है ना, साउथ डायरेक्शन वाले एप्पल, या सर ऊपर डायरेक्शन वाले एप्पल, सर इधर वाले एप्पल। ठीक है, या अगर ऐसा कहा जाए 2 लीटर वाटर, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरी सिंपल। अगर कहा जाए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर, अभी प्रेशर कितना है, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसमें भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर बात करें हम टेम्परेचर की, कि बॉडी टेम्परेचर अभी है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर जो है अभी जो है बॉडी का टेम्परेचर दैट इज़ 98.7 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस केस में भी हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी ऐसा सुना है कि बॉडी के उस कॉर्नर का टेम्परेचर इतना है, बॉडी के आर्म का इतना है, ऐसा थोड़ी ना, साउथ डायरेक्शन का टेम्परेचर ये है। हाँ, एनवायरनमेंट का हम जैसे बात करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम रिप्रेजेंट करने के केस में हम उसमें डायरेक्शन यूज़ करते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया फोर्स का। फोर्स में हमने क्या राइट किया, 5 न्यूटन फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, 5 न्यूटन फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये इसकी यूनिट होगी, और फॉरवर्ड इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। इसी टाइप से हम बात करें, जैसे अगर कहा जाए डिस्प्लेसमेंट, सर ये क्या होता है, ये जानने के लिए आप प्रीवियस चैप्टर काइनेमेटिक्स चैप्टर देखें।
डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर इन ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो 5 यहाँ पर क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर यहाँ पर यूनिट होगी और ईस्ट यहाँ पर क्या होगी, डायरेक्शन होगी। क्लियर हुआ। तो यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, यानी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आएगी, बट इसके अलावा कुछ स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और साथ में डायरेक्शन भी आएगी। और इस टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको क्या नामकरण दिया गया है, उनका नामकरण निकाला गया है वेक्टर्स। उनको क्या कहा गया है, वेक्टर। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड और यूनिट आती है उसको क्या कहते हैं, स्केलर। क्लियर हुआ। इसको नोट करें, इसको नोट करें। ओके चलिए, तो यानी कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, यूनिट सभी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो अगर वेक्टर की बात करें, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और यहाँ पर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर में क्या क्या होगा, एक तो होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, जैसे 5 न्यूटन है। सेकेंड इसमें होगी यूनिट, यूनिट रिक्वायर्ड है। और थर्ड इसमें होगी डायरेक्शन, वेक्टर के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी जैसे अगर कहा 5 न्यूटन फोर्स इन अपवर्ड, 5 न्यूटन फोर्स इन अपवर्ड। ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ रही है, यूनिट भी आ रही है और साथ में डायरेक्शन भी आ रही है। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अगर बात करते हैं हम स्केलर में, स्केलर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ही आने वाली है। जैसे इसमें ओनली क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू n। ठीक है। और साथ में आएगी यूनिट और साथ में डायरेक्शन इसमें नहीं आएगी। जैसे हम बात करते हैं 5 kg एप्पल, 5 kg एप्पल। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 और kg यहाँ पर क्या है, kg यहाँ पर यूनिट है, kg यहाँ पर क्या है, यूनिट है। ठीक है। तो इस टाइप से स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड और यूनिट आएगी, बट वेक्टर में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड यूनिट सब कुछ आने वाली है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी नीड क्यों पड़ी कि वेक्टर की नीड क्यों पड़ी। बिना वेक्टर क्या काम नहीं हो सकता था क्या? ऐसा तो है नहीं कि बिना वेक्टर काम नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ तो नीड पड़ी होगी, तभी तो हम इतना बड़ा टॉपिक पढ़ते हैं। एवरी चैप्टर में हम ना कुछ वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ ही जाएंगे। सर ये वेक्टर पीछा नहीं छोड़ने वाला, वेक्टर कभी नहीं पीछा छोड़ेगा आपका। ठीक है। जितना भी आप फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स में कहीं ना कहीं वेक्टर आ ही जाएगा। ठीक है। चलो, इसकी नीड क्या पड़ी सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक स्टोरी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लिया ये एक बस है, कार मान लो, ये एक कार है। ठीक है। और कार यहाँ से जा रही थी इधर, और अचानक से क्या हुआ, इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया, कोई भी, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही, इस वजह से यहाँ पर ये रुक गई। रुकने के बाद में अंदर, इसके अंदर क्या थे, बहुत सारे पैसेंजर थे। ये चिंटू था, ये मिंटू था, ये पिंटू था। ठीक है। और ये इनका ड्राइवर था। ठीक है। यहाँ पर ड्राइवर था। ठीक है। इस टाइप से ड्राइवर ने कहा चिंटू मिंटू पिंटू कि बस होगी हमारी ख़राब, बस होगी हमारी ख़राब, अब हम जा नहीं सकते। तो इन्होंने पूछा ड्राइवर साहब क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। तो इन्होंने, ड्राइवर भाई साहब ने कहा कि हम ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कैसे कर सकते हैं? पिंटू चिंटू मिंटू ने कहा कि ड्राइवर साहब बताइए हमारी क्या हेल्प चाहिए। तो ड्राइवर ने कहा कि आपको इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सभी चले गए, बंदर की तरह दौड़ते दौड़ते गए। एक छत पर चढ़ गया, एक छत पर आ गया चिंटू, एक मिंटू इधर आ गया और पिंटू इधर आ गया। ठीक है। और इसने डाउनवर्ड फोर्स लगाया, इसने इधर फोर्स लगाया, इसने इधर। सोचो क्या बस मूव कर पाएगी? क्या बस मूव कर पाएगी या फिर कार मूव कर पाएगी? करेगी क्या? सर कर भी सकती है। हाँ, आप हो तो कर भी सकती है। हाँ, क्योंकि आप ऐसे केसेस क्रिएट करते हो कि हाँ जिसमें सब कुछ पॉसिबल है, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। बेटा जितना इसने इधर फोर्स लगाया उतना ही इसने इधर फोर्स लगाया होगा, और इसने तो डाउनवर्ड फोर्स लगा रखा है। तो क्या इसमें स्पेसिफाइड नहीं लग रहा कि ड्राइवर की इन्होंने बात ही नहीं सुनी? ड्राइवर ने जैसे ही कहा कि हमें फोर्स लगाना, ये तुरंत दौड़े दौड़े गए, ये पिंटू ऊपर, चिंटू इधर, मिंटू इधर, सभी ने फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। बट क्या हुआ, इस केस में बस आगे बढ़ पाएगी या पीछे जा पाएगी?
या फिर ये ऊपर से ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या नीचे चली जाएगी? है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बस का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। अगर नीचे से ऊपर लगाते हैं तो यहाँ पर क्या नीड लग रहा है? यहाँ पर हमें नीड लग रहा है कि ड्राइवर को ये बताना चाहिए था कि इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किधर लगाना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तब तीनों जाकर ये यहाँ से इधर आ जाते हैं, चिंटू मिंटू पिंटू तीनों इधर आ जाते हैं और इस पे इसको पुल करते हैं और बस आगे की तरफ मूव करती है। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल ये है कि हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे हो गया फोर्स हो गया, ठीक है, इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। मोमेंटम हो गया, इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं जिसमें डायरेक्शन, जैसे टॉर्क हो गया, इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वहाँ पर वो कैसी क्वांटिटीज़ होगी? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी। क्लियर हुआ एग्जाम्पल से? अब हम बात करते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर के बीच में क्या अंतर होती, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर। तो इधर मैं राइट कर रहा हूँ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और इधर मैं राइट कर रहा हूँ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट इसमें डिफरेंस देखिए। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। यानी खुद को एक्सप्रेस करने के लिए इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन, तीनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी इसको एक्सप्रेस करने के लिए। क्लियर हुआ कि एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, इसके लिए डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट तीनों की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आएगा। देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन टू एक्सप्रेस इट। इज इट क्लियर? सेकेंड डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड डिफरेंस होगा मित्रों, सेकेंड होगा, हाँ, इट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये किसको फॉलो करता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। यानी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में को फॉलो नहीं करती, यानी ये स्केलर एडिशन होगा। इसमें क्या होगा? स्केलर एडिशन होगा, ठीक है, स्केलर एडिशन होगा। अलजेब्रिक, जैसे 5 + 2 7, 3 + 4 7 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? 4 और 3 का सम 1 भी आ सकता है, 4 and 3 का सम 0 भी आ सकता है, 4 and 3 का सम 0 तो नहीं आएगा, खैर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आगे आपको डिटेल में बताएंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, तो फोर्स हो गया, ठीक है। फोर्स के अलावा क्या हो गया? मोमेंटम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। साथ में वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एटसेट्रा। ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है जो कि वेक्टर होगी, ठीक है। तो इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो डिस्टेंस हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, टाइम भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, करंट भी। देखो करंट जो होती है, करंट जो फिजिकल क्वांटिटी है, करंट एक ऐसी है जिसमें डायरेक्शन होते हुए भी ये स्केलर है। इसमें डायरेक्शन होती है बट स्केलर है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। अभी जस्ट बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रेशर हो गया। देखो प्रेशर भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो जिसमें डायरेक्शन तो होती है, ऐसे कहते हैं ना, प्रेशर डाउनवर्ड है, प्रेशर अपवर्ड है, ठीक है।
तो उस केस में यानी इसमें डायरेक्शन तो है बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन है वो सभी वेक्टर होगी। इसका मीनिंग ये है कि फाइनली हम इस बात पर पहुंचे हैं कि जिसमें जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी वही कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, प्रेशर हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, टेम्परेचर यानी तापमान, तापमान कैसी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हुआ, इसे नोट करें। ठीक है, ये इसके मेन डिफरेंसेस थे। ठीक है, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फोर्स है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे, एक्सेलरेशन को ऐसे, ऊपर एरो का सिंबल आ जाएगा, ये वेक्टर का सिंबल होता है। ठीक है, और इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे स्पीड, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और टेम्परेचर हो गया। ठीक है, टाइम हो गया। तो इसको इसके ऊपर वेक्टर सिंबल नहीं आएगा। ठीक है, इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या करती है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी। नोट करें, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और बाद में पीडीएफ निकाल लें। ठीक है, नोट किया। चलिए अब देखिए कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जस्ट अभी मैंने बताया, थोड़ा बहुत हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या होती है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? देखिए एक मैं लाइन राइट कर रहा हूँ, नोट करें इसे, नोट करें। ऑल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डायरेक्शन but all physical quantity which has direction cannot always vector फिजिकल क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या है कि जिनमें जो वेक्टर है, जो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है, तो उनमें ऑफ कोर्स डायरेक्शन होगी। 100% ये राइट है कि मैग्नीट्यूड के साथ में उनमें डायरेक्शन होगी। ठीक है, यानी जो वेक्टर है इट्स मीन उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। ये बात क्लियर हुई। बट ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। इट मीन्स दे डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी क्या होती है? इट मीन्स some quantities, some physical quantities which having direction but does not follow vector law of addition। डायरेक्शन तो होगी बट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 एम्पियर करंट। ठीक है, और ये करंट 2 ब्रांचेज में ऐसे डिवाइड हो गया, एक हुआ 3 एम्पियर और एक हुआ यहाँ पर 2 एम्पियर। ठीक है, और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। डायरेक्शन ये है। अगर हम इसका वेक्टर सम देखते हैं, 3 and 2 का वेक्टर सम होता है, ऐसे निकालते हैं। आगे हम सीखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये किसके नॉट इक्वल टू आएगा? 5 के नॉट इक्वल टू आएगा। यानी ये करंट जो है इसकी डायरेक्शन होती है। ऑफ कोर्स करंट की डायरेक्शन होगी। हमें पता है कि करंट जो फ्लो कर रहा है स्विच बोर्ड से वो फैन की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, बट डायरेक्शन होते हुए भी ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। जबकि स्केलर भी नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम टेंसर क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंसर। आप हायर स्टडीज़ में सीखोगे, टेंसर क्वांटिटीज़ होती हैं, टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, बिकॉज ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। प्रेशर भी इसी टाइप की है। प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो है इसमें भी डायरेक्शन होगी, यूनिट होगी और मैग्नीट्यूड होगा, बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यानी करंट एंड जो प्रेशर है बोथ डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सो दीज बोथ आर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इनको टेंसर फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट करें। अब बात करते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और स्केलर एडिशन क्या होता है। वेक्टर एडिशन क्या होगा, स्केलर एडिशन।
जैसे सिंपल सी बात करते हैं, जैसे पहले वेक्टर, पहले स्केलर की बात करते हैं, स्केलर, ठीक है। स्केलर एडिशन, जैसे आपको कहा 5 kg आलू, 5 kg आलू प्लस 7 kg आलू, आलू और आलू कितने हो गए 5 और ये हो गया 12, सिंपली इनको ऐड कर दो 12 kg आलू, यही होगा। सिंपल सा एग्जांपल लिया, तो इसमें क्या किया हमने, डायरेक्ट ऐड कर दिया, 5 और 7 को ऐड कर दिया, ठीक है। और एग्जांपल की बात करें, जैसे 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये कितना हो गया 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, इसमें भी हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। और एग्जांपल बात करें 25 मीटर प्लस 70 मीटर, तो यहाँ से कितना आ गया 95 मीटर, यानी ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेम्परेचर को, ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ? तो इस केस में ये डायरेक्ट स्केलर एडिशन क्या हो रहा है, डायरेक्ट सम हो रहा है। बट वेक्टर एडिशन क्या होगा, वेक्टर एडिशन, अब वेक्टर एडिशन की जो कहानी है वो थोड़ी डिफरेंट है। इसकी कहानी क्या कहती है कि जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ से रामू गया 3 किलोमीटर, कितना गया रामू गया 3 किलोमीटर ए से बी तक, किधर गया ए से बी तक। अब अगेन ये बी से सी तक गया और ये चला 4 किलोमीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ +3 प्लस 4, एक ही डायरेक्शन में तो प्लस प्लस ले लेंगे, तो कितना हुआ 7 किलोमीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 7 किलोमीटर। लेकिन अगर ये रामू ए से बी तक जाता, ए से बी तक जाता और बी से रिटर्न होकर सी तक आ जाता, तो 3 किलोमीटर जाने का और 4 किलोमीटर आने का, ठीक है। तो यानी वेक्टर 3 प्लस वेक्टर 4 दोनों को ऐड करेंगे, इस बार क्या आएगा -1, इस बार क्या आएगा -1। तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, देखो इधर जाने का क्या लेंगे +3 प्लस आने का क्या लेंगे -4, तो यहाँ से ओवरऑल क्या आया -1। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, अगर मैं इसी एग्जांपल को एक और तरीके से देखें तो उससे आंसर कुछ और ही आएगा। जैसे हम बात करते हैं कि रामू इधर गया, ठीक है, यहाँ से ये इधर चला गया, पहले यहाँ पर 4 किलोमीटर और यहाँ से ये 3 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा, ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो ये कितना आएगा 5 किलोमीटर आएगा। क्लियर हुआ? तो यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में 3 और 4 का सम 1 भी आ सकता है, 3 और 4 का सम 7 भी आ सकता है, 3 और 4 का सम 5 भी आ सकता है। इसको कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर हुआ? बट स्केलर एडिशन में हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? इसे नोट करें। ये हुआ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और स्केलर एडिशन क्या होता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के सबसे जो पहले मेथड स्टार्ट हुआ दैट वाज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ग्राफ से रिप्रेजेंट करते, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को सबसे पहले ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता। तो अब ग्राफिकल मेथड हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें फोर्स रिप्रेजेंट करना है, फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमें 3 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। कितने न्यूटन? 3 न्यूटन फोर्स को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 न्यूटन को। ठीक है, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स के लिए हम 3 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन बनाएंगे। 3 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और एक तरफ क्या होगा? हेड होगा, और इधर क्या आएगा? टेल आएगा। इधर क्या आएगा? टेल। ठीक है, इधर क्या आएगा? टेल। ठीक है, इधर क्या आएगा? हेड, और इधर क्या आएगा? टेल। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फोर्स, ठीक है, वेक्टर, और कितना हुआ? 3 न्यूटन। कितना हुआ? 3 न्यूटन। ठीक है, इसको हेड कहेंगे, इसको टेल। ये जो हेड है वो हमेशा इधर रहेगा और टेल हमेशा इधर रहेगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे होता है कि जितनी यूनिट यानी 1 यूनिट को हम 1 न्यूटन मान लिया, कंपैरिजन करके इसको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा, बट क्या बार बार हम यही सिंबल इतना बड़ा बनाएंगे? मान लिया अगर इसकी जगह आ जाता
20 न्यूटन, तो क्या हम 20 सेंटीमीटर का सिंबल बनाते? सर नोटबुक ही नहीं है 20 सेंटीमीटर। 100 का आ जाता तो क्या हम लाइन उस पेज पर ऐसे ड्रॉ करते हैं? ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो इसका यानी पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता था, बट फाइनली इसको एक सिंबल दे दिया इस टाइप से, ठीक है। हेड आगे की तरफ रहेगा और टेल इसका पीछे की तरफ इधर, ठीक है। जैसे बात करें एक्सेलेरेशन की, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन के ऊपर एक एरो का साइन लग जाएगा। वेलोसिटी की बात करें तो इसके ऊपर एरो का साइन लग जाएगा। मोमेंटम की बात करें तो इसके ऊपर एरो का साइन लग जाएगा। तो वेक्टर को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमें डायरेक्शन भी बतानी है, डायरेक्शन क्या होगी? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें क्लियर होगा। जैसे राम गोज 25 किलोमीटर ईस्ट, राम किधर गया? 25 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे ये ए पॉइंट है, इधर ईस्ट डायरेक्शन है, तो राम ये 25 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया और बी पॉइंट पर पहुंचा। कहाँ पर? बी पॉइंट पर। तो इसको हम ए बी वेक्टर भी कह सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इक्वल टू 25 किलोमीटर ईस्ट, 25 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। उसके बाद में राम क्या कर रहा है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 50 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? नेक्स्ट ये ए से बी हुआ, अब बी से सी, यहाँ से बी है, यहाँ पर सी है, ठीक है। बी से सी तक आ रहा है और बी से सी तक आ रहा है ये 50 किलोमीटर। और डायरेक्शन क्या है इस बार? वेस्ट। डायरेक्शन क्या है? वेस्ट है, ठीक है। तो यानी इसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन ये तीनों सब एक साथ में राइट करने वाले हैं, ठीक है। बट जैसे हमें एक एग्जांपल के थ्रू और हम इसे समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू हम और इसे समझते हैं। जैसे हमें गिवन हो इस टाइप से, फॉर एग्जांपल ये गिवन है, ठीक है। और हमें ये डायरेक्शन तो पता ही है, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अगर हमें कहा जाए कि ये वेक्टर ए है, वेक्टर को इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर क्या होगा? टेल, इधर क्या होगा? हेड। ये है 50 डिग्री, ठीक है। ये मान लिया वेक्टर है 30 डिग्री, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक है। इधर वेक्टर है सी 20 डिग्री, ठीक है, वेक्टर सी। और इधर वेक्टर है डी, इसके साथ में ये हुआ 60 डिग्री, ठीक है, वेक्टर डी। इन सभी की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए वेक्टर की। ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ए वेक्टर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, कितने डिग्री? 50 डिग्री। तो इसको राइट करेंगे ए वेक्टर 50 डिग्री ऑफ नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, 50 डिग्री ऑफ नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से 50 डिग्री नॉर्थ होगा, ठीक है। अगर हम बात करें बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर किधर है? ईस्ट से 30 डिग्री साउथ डायरेक्शन में। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर 30 डिग्री ऑफ साउथ, साउथ का 30 डिग्री ऑफ साउथ फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री। अगर हम बात करते हैं सी वेक्टर की, तो सी वेक्टर इज 20 डिग्री। क्लियर हो रहा है? अरे भाई जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, जैसे हम जा किधर रहे हैं? वेस्ट की तरफ, तो 20 डिग्री वेस्ट फ्रॉम साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट। यानी जहाँ से जिधर जा रहे हैं उसको पहले 60 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट। देखो यहाँ से इधर देखें, इधर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 50 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा? साउथ से, या हम इसको देखो, इसको एक और मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या होगा? 20 डिग्री वेस्ट फ्रॉम साउथ, वेस्ट टू साउथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? ये होगा 70 होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड हो रहा है, 70 डिग्री साउथ फ्रॉम वेस्ट, यानी वेस्ट से
70 डिग्री, ठीक है। और डी को भी रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है, 60 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट, और हम क्या कह सकते हैं, ये 30 होगा भाई, ये टोटल 90 है, इतना तो जानते हो ना, ठीक है, टोटल 90 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं 30 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। इस टाइप से हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। नोट करें इसे, नोट करें। नोट करें इसे, डायरेक्शन को हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेना चाहो तो और एग्जांपल ट्राई कर लें आप सेल्फ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वेक्टर एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर में ये काम आएगा, हर जगह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो भरा पड़ा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम खूब करने वाले हैं, ठीक है। और भी सभी रोटेशन और मोशन हो गया, सभी में वेक्टर का यूज़ आने वाला है, काइनेमेटिक्स में भी यूज़ आया था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें गिवन है और हमें वेक्टर की लोकेशन को बताना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे एक दो वेक्टर आ गए, जैसे फर्स्ट ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। फर्स्ट वेक्टर इस पे रिप्रेजेंट करना है 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ये रिप्रेजेंट करना है। सेकंड ए वेक्टर, ये क्या है, ए वेक्टर। बी वेक्टर है जो 70 डिग्री वेस्ट फ्रॉम साउथ, ये रिप्रेजेंट करना है। थर्ड सी वेक्टर, सी वेक्टर क्या होगा, -20 डिग्री साउथ फ्रॉम +20 डिग्री साउथ फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। और फोर्थ डी वेक्टर जैसे रिप्रेजेंट करना है 50 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। तो ये वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करने हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं यहाँ पर रेड मार्कर का यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ, तो ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ क्या होगा, ये होगा, और ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर, क्या आएगा, ए वेक्टर। सेकंड 70 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना है फ्रॉम साउथ से वेस्ट की तरफ जाना है, कितना जाना है, 70 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री फ्रॉम साउथ से वेस्ट की तरफ, ये क्या हुआ, बी वेक्टर, ये क्या हुआ, बी वेक्टर। नेक्स्ट सी 20 डिग्री साउथ फ्रॉम ईस्ट, 20 डिग्री साउथ जाना है ईस्ट से साउथ, ठीक है, तो ये हुआ 20 डिग्री ईस्ट टू साउथ, ठीक है। और नेक्स्ट डी वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर हुआ, सी वेक्टर, ठीक है। 50 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 50 डिग्री जाना है, ठीक है, तो ये हो गया 50 डिग्री ईस्ट, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, 50 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हमें जाना है। क्लियर हुआ, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को। नोट किया, नोट करें। नेक्स्ट है वेक्टर प्रॉपर्टीज़। वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी यही है वेक्टर की, इट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड यूनिट, नोट करते जाएं, यूनिट एंड
डायरेक्शन, यूनिट एंड डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ, खुद को एक्सप्रेस करना है। जैसे हमें खुद को एक्सप्रेस करना तो हम अपनी क्वालिटी धड़ा 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 ऐसे बताते, मैं ये करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे उठता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये एक्सरसाइज करता हूँ, ये करता हूँ, है मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, पढ़ो चाहे मत ही है, ठीक है। तो वेक्टर क्या बताता है कि हाँ भाई मैं फॉलो करूँगा तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करूँ, ठीक है। मेरे पास मैग्नीट्यूड होगा तभी मैं वेक्टर बनूंगा, यूनिट होनी चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तभी वो वेक्टर बनेगा। क्लियर हुआ? जैसे आप लोग कहते सर मैं करता हूँ 5 घंटे पढ़ लिए मैंने, 5 घंटे काफ़ी है क्या आप लोगों के? ठीक है। तो यानी वेक्टर की खुद की प्रॉपर्टी है, जिससे वेक्टर प्राउड फील करता हूँ, हाँ मेरे पास ये प्रॉपर्टी है। जैसे आप लोग प्राउड फील करते हो, हैं चलिए प्राउड हो रहा है सर हम पढ़ रहे हैं वेक्टर प्रॉपर्टीज। चलिए और क्या होता है इसमें, और होता है मित्रों, और होता है हाँ ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हो गया, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन, ये तो कितनी बार हमने बात कर लिया। और द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज मोर देन 0 डिग्री, और यानी ये हो सकता है इसकी रेंज जो है 0 डिग्री से ज़्यादा या 0 के इक्वल, और जैसे एंगल ए एंड बी, एंगल ए वेक्टर एंड बी के बीच में 0 डिग्री से ज़्यादा और 0 के इक्वल और 180 डिग्री से छोटा होगा, या 180 डिग्री हो सकता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, ये एंगल कैसे देखते हैं, हेड टू हेड ज्वाइन करके, कैसे देखेंगे, हेड टू हेड ज्वाइन करके, ठीक है। कैसे हेड टू हेड ज्वाइन करना है, या हमें गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाए इसके बीच में एंगल बताएं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये हमें एंगल दे रखा है इस टाइप से 200 डिग्री, ठीक है। तो वेक्टर ए एंड बी के बीच में एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसके बीच में एंगल क्या होगा, 200 होगा या कुछ और होगा। तो कुछ कईयों को जो पता नहीं होगा वो डायरेक्ट क्या कर देंगे 200, बट ऐसा नहीं करना। ये टोटल एंगल कितना होगा, टोटल पॉइंट पर बनने वाला एंगल 360 होता है, तो ये अगर 200 है तो ये कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल आएगा 160, यानी एंगल हमेशा वेरी करेगा 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और 180 के इक्वल या 180 से छोटा। 180 से ज़्यादा एंगल नहीं हो सकता टू वेक्टर के बीच, तो ये एंगल होगा कितना होगा, ये एंगल होगा 160 डिग्री, नहीं कि 200 डिग्री, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाए हेड टू हेड ज्वाइन करके। अब जैसे आपको, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, नोट कर लें। सेकंड एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए ये, ठीक है, और क्या कहा जाए ये, और ये एंगल हमें गिवन है, ये एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री, ये एंगल कितना गिवन है 80 डिग्री। तो ये वेक्टर सी हो गया और ये वेक्टर डी हो गया, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में देखना है तो इसको आगे शिफ्ट कर दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको आगे। ये 80 है तो ये कितना होगा 100, क्योंकि ये हेड टू हेड ऐड होना चाहिए। इस डी वेक्टर का हेड सी वेक्टर के हेड से, यानी हेड जहाँ पर मिलेंगे वहीं से एंगल हमें देखना है। तो ये एंगल कितना होगा 100 या 80। सर आपने कहा था छोटा वाला एंगल देखना है, तो छोटा वाला बेटा हेड टू हेड देखना है। ये इसका टेल देखो, सी का जो टेल था वो डी के हेड से जुड़ा हुआ था, तो हमने क्या किया, इस सी को आगे बढ़ा दिया, जिसको क्या कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल क्या है, अब बना हेड टू हेड, जैसे पहले ये था, इसको हमने क्या किया आगे बढ़ा दिया इस सी वेक्टर को। अब टेल, ये हेड टू हेड, सॉरी टेल टू टेल, ये किससे, सॉरी मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, क्या टेल टू टेल क्या ऐड होना चाहिए, टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। टेल टू टेल ज्वाइन होगा तब जाकर जो एंगल आएगा ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा, एंगल बिटवीन सी एंड डी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा 100, नहीं कि 80 होगा। तो हो सकता है कि कई बार हमें गिवन हो टेल टू टेल ज्वाइन, हो सकता है कि नहीं गिवन हो सकता है कि एक हेड और टेल ज्वाइन हो, ठीक है। तो उस केस में हम पैरेलल शिफ्टिंग करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो एग्जांपल और लेते हैं।
जैसे जैसे ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है, सेकंड ही थर्ड प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए कि ये वेक्टर p है, ठीक है, और ये वेक्टर q है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो एंगल फाइंड करें p एंड q के बीच में, p वेक्टर एंड q वेक्टर के बीच में। ये वेक्टर a है, ठीक है, और ये वेक्टर b है, और यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री। तो a एंड b के बीच में एंगल फाइंड करें, ठीक है। तो देखिए p एंड q के बीच में सबसे पहले देखते हैं। तो हमें ये पता है कि टेल से टेल जॉइंट होना चाहिए। तो इस वेक्टर को उठाकर हम यहाँ रख सकते हैं, इसको कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। इस वेक्टर को उठाया, ऐसे समझो ये वेक्टर उठा कर हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। टेल टू टेल जुड़ना चाहिए ये यहाँ पर। तो इस वेक्टर को उठाएंगे और हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, पैरेलल हो गया ना, पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 60 होगा। तो P एंड Q के बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें A एंड B के बीच में, तो हम क्या करेंगे, इस B को उठाएंगे, टेल टू टेल ज्वाइन कर देंगे, टेल टू टेल ज्वाइन कर देंगे। अब एंगल कौन सा बन रहा है, देखो इसको हमने आगे बढ़ाया, एंगल यही बन रहा है, और ये एंगल कौन सा है 30, तो ये भी कितना होगा 30। तो दोनों के बीच में एंगल A एंड वेक्टर A एंड B के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें टेल टू टेल ज्वाइन करके देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए ये हमें 120 डिग्री एंगल गिवन है, ठीक है। ये वेक्टर है R वेक्टर और ये वेक्टर है S वेक्टर। तो R एंड S के बीच में कितना एंगल होगा, चेक करके बताएं, R एंड S के बीच में कितना एंगल होगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि टेल से टेल मिला हुआ है, ताल से ताल मिला के है, ताल से ताल मिला के। तो ताल से ताल मिलाएंगे, इसका ताल यहाँ पर है, इसका पताल यहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे, ये एंगल 120, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। आर वेक्टर यहाँ पर आ गया, ठीक है। छोटा वाला एंगल, कौन सा एंगल लेते हैं, छोटा वाला, 120 60 दोनों में से छोटा एंगल कौन सा है, छोटा एंगल देखो 120 छोड़ो, ये इधर वाला एंगल ये होगा 300, तो हम लेंगे 60 डिग्री। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। क्लियर हुआ, नोट करते जाएं, क्लियर हुआ, ठीक है। इस टाइप से हम पैरेलल शिफ्टिंग करके एंगल फाइंड कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, वी कैन, फोर्थ प्रॉपर्टी, वी कैन शिफ्ट ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। यानी हम वेक्टर की शिफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे ये वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को उठाकर हम यहाँ ले आए, पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन यही होनी, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से उठाकर यहाँ कर दिया, ठीक है, कैसे भी शिफ्ट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जैसे इसमें डायरेक्शन होगी, जैसे 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, ये भी 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। बस पोजीशन यहाँ से आकर यहाँ पर होगी, पैरेलल शिफ्टिंग कर दी हमने, ठीक है। जैसे अभी जस्ट कर रहे थे हम, पैरेलल शिफ्टिंग से ही एंगल फाइंड कर रहे थे। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। जैसे जी से और की से, माना कि यहाँ पर एक कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है, ऐसा यानी कार्टेशियन प्लेन गिवन है, और इसमें दो चार वेक्टर ले लेते हैं हम। ओ वेक्टर, ये वेक्टर P है, ठीक है, ये वेक्टर Q है, ये वेक्टर R वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर S वेक्टर है, ठीक है। तो ये कुछ एंगल गिवन है हमें 30 40, ये 50 ले लेते हैं, ये 20 डिग्री, ये 10 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एंगल बिटवीन, एंगल फाइंड करने, सबसे पहले P एंड Q, P वेक्टर एंड Q वेक्टर, सेकंड P एंड S, P एंड S वेक्टर, थर्ड Q एंड
आर वेक्टर, इनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ताल से ताल मिलाकर, तो सबसे पहले P एंड Q का ताल मिलाएंगे। देखो P का ताल Q के हेड से मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Q की पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, Q इधर आ गया, ठीक है। ये 50 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, ये भी 50 होगा। ये 50 है तो ये कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। ये 20 और ये 40, यानी इसका आंसर कितना आ गया, फर्स्ट वाले का। P एंड Q के बीच में मित्रों एंगल कितना है, 20 + 40, 20 + 40 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट P एंड S इसके बीच में क्या ताल से ताल मिला हुआ है, यस सर मिला हुआ है ताल से ताल। तो 30 40 50 कितना हो गया, 90 90 एंड 30 120 120, और ये कितना आएगा 120 एंड 70, ये आएगा 120 एंड 70 190 आ गया। इधर कितना आया, इधर एंगल आया 190, तो इधर एंगल कितना आएगा, इस साइड में ये एंगल आएगा इन दोनों के बीच में 190 हुआ, 170 आ जाएगा। तो 190 लेंगे 170 लेंगे भाई, ऑफ कोर्स छोटू वाला एंगल हम लेते हैं, तो 170 लेंगे। P एंड S के बीच में एंगल क्या है, 170 डिग्री। नेक्स्ट Q एंड R के बीच में, Q कहाँ है, यहाँ पर, R इधर जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ा, वही ताल से ताल मिलाकर, इसका ताल ये है, इसका ताल ये है, कैसे मिलाए, तो पैरेलल शिफ्टिंग कर दें। इसकी पैरेलल शिफ्टिंग ये हुई, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कैसे होगी, ताल से ताल मिला के, आर से आर मिला के, ताल से, अच्छा ये 10 10 10 10 10, ये 10 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कितना होगा 10 डिग्री, ठीक है। यानी फाइनली हमारे पास एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये है और एक सेकंड ये है, इनकी ताल से ताले मिल गई, ये 10 ये 70 ये 20 ये 40, बस आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चली, ये एंगल कितना 10 70 80 100 140। थर्ड का आंसर कितना आती, थर्ड का 10 70 20 40 कितना आती, ये आती एंगल Q एंड एंगल R। इधर क्यों नहीं लिया, क्योंकि इधर एंगल बड़ा आ रहा था 180 से, इसलिए हमने नहीं लिया। तो इधर कितना आ रहा है 140 डिग्री। इज इट क्लियर। तो इस टाइप से टू वेक्टर के बीच में हम पैरेलल शिफ्टिंग करके एंगल फाइंड कर सकते हैं। और पैरेलल शिफ्टिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि ताल से ताल मिला के, ताल से ताल मिला के। क्लियर हुआ। ऐसे मत कर हेड से हेड मिला के, ऐसे मत कर देना है, उल्टा हो जाएगा। हेड से हेड नहीं मिलाना, ताल से ताल मिलाना। इज इट क्लियर। वेरी सिंपल। वेक्टर का बिल्कुल बेसिक हम क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे अच्छे और, ठीक है। लेकिन आपको ये सब आनी मांगती। चलिए लास्ट हम देखते हैं कुछ टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के क्या क्या टाइप होते हैं सभी के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर 1 बाय 1 सभी का डिस्कस करेंगे। 6 पॉइंट लास्ट पॉइंट। कुछ वेक्टर मैंने यहाँ पर लिए हैं। इक्वल वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। रात के बज चुके हैं 2, चारों तरफ सन्नाटा है। मुझे भूत से बहुत डर लगता है। सर्दियों में होता है ना, अंधेरे रूम में सो रहे तुरंत लाइट ऑन करते हैं, बिस्तर में छुप जाते हैं। हर बार ऐसा लगता है कि पीछे ना पीछे कोई है, लगता है ना, सभी को लगता है। रात के बज रहे हैं 2, भूतों का टाइम हो गया है। सर जी डराओ मत, हमें पढ़ने दो। हैं नालायकों गधों, बहाना चाहिए तुम लोगों को। हैं इक्वल वेक्टर, सबसे फर्स्ट जो वेक्टर है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी है? 2 और more than 2 vectors will be equal only and only
when, only and only when both has same magnitude and same direction, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अगर देखी जाए तो ये प्रॉपर नहीं है, वैसे बुक में यही दी होती है ना, तो ये प्रॉपर क्यों नहीं है डेफिनेशन, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टू इक्वल वेक्टर मीन्स टू और मोर देन टू वेक्टर्स विल बी इक्वल ओनली एंड ओनली व्हेन बोथ हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। ठीक है, जैसे आपको वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड और ईस्ट डायरेक्शन में, क्या गिवन है, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 2 गिवन है आपको 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन। क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं? यस, देखिए एक बार, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर है। ठीक है, ये कैसे होंगे, यानी वेक्टर 1 इक्वल टू वेक्टर 2, v1 वेक्टर v1 इक्वल टू वेक्टर v2। और साथ में अगर बात करें इनके मैग्नीट्यूड की, तो इनका मैग्नीट्यूड यानी v1 इक्वल टू, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। ठीक है, बट क्या यह प्रॉपर डेफिनेशन है? एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लिया आपको कहा जाए v1 2 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर ले लेते हैं सर जी, 12 मीटर ईस्ट डायरेक्शन। फारस ले लिया इस बार, फारस 12 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। अब बताइए क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? यस सर। 12, इधर भी 12। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? यस सर। क्या दोनों की यूनिट सेम है? नो सर। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि इक्वल वेक्टर तभी ही होंगे, ठीक है, जब यूनिट मस्ट बी सेम। यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है मित्रों, ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। ठीक है, ये अनइक्वल वेक्टर है। यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 1, ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। हाँ, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे v1 का मैग्नीट्यूड f के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, बट दोनों जो वेक्टर हैं वो इक्वल नहीं है। हालांकि इनकी डायरेक्शन सेम है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट यूनिट डिफरेंट है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है, एक अगर और एग्जांपल की बात करें वेक्टर, ठीक है, और एग्जांपल की बात करें, जैसे आपको एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। जैसे फोर्स गिवन है हमें F1 5 न्यूटन अपवर्ड, 5 न्यूटन अपवर्ड, और F2 भी गिवन है 5 न्यूटन अपवर्ड, 5 न्यूटन अपवर्ड। अच्छा, इसको डाउनवर्ड ले लेते, चलो डाउनवर्ड। अब बताइए क्या ये वेक्टर इक्वल है? सोच कर बताओ। F1 एंड F2 क्या इक्वल होंगे? देखो इक्वल होंगे या नहीं होंगे? क्या दोनों की डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? F1 इक्वल टू F2, यस सर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। ये क्या गिवन है? अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन को हमने कह दिया पॉजिटिव, क्या कह दिया? पॉजिटिव। ठीक है, और ये है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का नेगेटिव, डाउनवर्ड का नेगेटिव यानी डाउनवर्ड का उल्टा, डाउनवर्ड का उल्टा अपवर्ड। समझ में आया? तो यानी इनकी डायरेक्शन भी सेम है, यानी कुल मिलाकर ये जो वेक्टर है ये यही है, 5 न्यूटन अपवर्ड। क्लियर हुआ? इसलिए ये क्या है, इसलिए ये दोनों क्या हैं? दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे। तो आई होप आपको इक्वल वेक्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का नकारात्मक, नकारात्मक बोलते हैं क्या इसे? नकारात्मक नहीं, नकारात्मक नहीं बोलते इसको, पॉजिटिव, अच्छा धनायन, पॉजिटिव को धनायन और नेगेटिव को बोलते हैं ऋणायन। हाँ, ऋणायन। ठीक है, नकारात्मक तो हो गया, नकारात्मक तो वैसे नेगेटिव ही होता है। ठीक है,
नहीं, जहाँ पर नहीं का यूज़ करते हैं। अरे छोड़ो ना, कहाँ जा रहे हैं अपन। चलिए, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम बट डायरेक्शन विल अपोजिट। ठीक है, टू वेक्टर्स will be negative to each other only and only when both has same magnitude। ध्यान रखना, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड यूनिट बट डायरेक्शन डिफरेंट। क्या होना चाहिए, टू वेक्टर्स विल बी नेगेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के नेगेटिव कब होंगे, ओनली एंड ओनली व्हेन बोथ हैज सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, यूनिट भी सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट, बट डायरेक्शन डिफरेंट। डायरेक्शन डिफरेंट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, तब जाके नेगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर ये गिवन है हमें 5 न्यूटन, ईस्ट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा रखा है, और एक वेक्टर हमें ये गिवन है ईस्ट, ये भी फोर्स कितना है 5 न्यूटन, बट हमने फोर्स लगा रखा है वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इसको F1 इसको F2 नेम दिया, तो F1 वेक्टर जो होगा वो F2 का नेगेटिव होगा, या फिर इसका उल्टा कह दो कि F2 जो होगा वो F1 का नेगेटिव होगा। सेम यूनिट होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बट डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए, तब जाकर ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल की बात करें, जैसे V1 दे लिया हमने, वेलोसिटी इन नॉर्थ डायरेक्शन 3 मीटर पर सेकेंड, इन नॉर्थ, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, और V2 ले लिया हमने 3 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन। तो V1 V2 का नेगेटिव होगा, या फिर V2 जो है V1 का नेगेटिव होगा। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन डिफरेंट, यूनिट भी सेम होनी चाहिए, यूनिट भी सेम होनी चाहिए। जैसे अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही, जैसे F1 इक्वल टू, मैग्नीट्यूड को ऐसे मोड लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, एंड V1 इक्वल टू V2, मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आपको कहा जाए F1 5 न्यूटन ईस्ट, ठीक है, और कहा जाए V1 F1 ही ले लेते, F2 ले लेते हैं, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, क्या ये एक दूसरे के नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन आ रहा है, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, तो दोनों इक्वल होंगे ही नहीं। ध्यान रखना, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, यूनिट भी इक्वल होनी चाहिए, तभी जाकर वो नेगेटिव एक दूसरे के बनेंगे। नेक्स्ट है पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल कौन से होते हैं, एंटी पैरेलल कौन से होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। पैरेलल का मीनिंग जिनके बीच में एंगल क्या होगा, पैरेलल लाइन कौन सी होती है जिनके बीच में एंगल क्या होता है, 0, और एंटी पैरेलल लाइन कौन सी होती है जिनके बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो राइट करेंगे सबसे पहले थर्ड में, थर्ड का ए पैरेलल वेक्टर, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स will be parallel when angle between both vector is equal to is 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो तभी जाकर दोनों कैसे होंगे दोनों कैसे होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। जैसे एक ये वेक्टर गिवन है ए, और एक वेक्टर हमें गिवन है बी, ठीक है,
दोनों के बीच में, यानी इसको उठाकर हमने यहाँ रखा धड़म से, इसको उठाया यहाँ पर रखा, पैरेलल शिफ्टिंग की, तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा एंड इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा बिटवीन, ठीक है, दैट इज 0 डिग्री। सो बोथ आर पैरेलल वेक्टर। क्लियर हुआ? ये होते हैं पैरेलल वेक्टर। इसमें बी पार्ट एंटी पैरेलल वेक्टर। अब ये कौन से होते हैं? 2 और, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 और मोर देन 2 vectors which has 180 degree angle between them। उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर वो कैसे होंगे? एंटी पैरेलल। यानी एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? ताल से ताल मिलाकर, है ना, टेल से टेल मिलाकर। यहाँ पर भी टेल से टेल मिलाया, इसको उठाकर इसके ऊपर रखा, तब 0 डिग्री आया। यहाँ पर एंगल क्या होगा? 180 डिग्री, ठीक है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यूनिट इक्वल है, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, एक ही डायरेक्शन में है और सेम यूनिट है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर हो सकते हैं, ये नेगेटिव हो सकते हैं। कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड, यूनिट और मैग्नीट्यूड एंड यूनिट सेम होनी चाहिए, इसी केस में ये नेगेटिव होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर। अब कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है? कोलिनियर का मीनिंग होता है दैट लाइज ऑन सेम लाइन 2 और मोर देन 2 वेक्टर विच लाइज ऑन सेम लाइन, ठीक है। तो इसको राइट कर लेते हैं कोलिनियर। सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर, पॉइंट नंबर 4, 2 और मोर देन 2 vectors which lies on same line are called कोलिनियर वेक्टर। यानी जो एक ही लाइन पर होंगे उनको क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो जैसे ये लाइन है, जैसे इस पे एक वेक्टर है ए, इसी पे सेकंड वेक्टर है बी, ठीक है, इसी पे थर्ड वेक्टर है सी, तो ये सभी एक ही लाइन पर है, तो ये कैसे होंगे? कोलिनियर वेक्टर होंगे। कोप्लेनर, नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर क्या होंगे? 2 और मोर देन 2 vectors which lies in same plane are called कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में होने चाहिए। जैसे ये बोर्ड है, इसके एक ही प्लेन में जैसे 2 वेक्टर है, ठीक है, 2 वेक्टर, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों की बात करें तो इनका प्लेन एक ही है, ठीक है, प्लेन एक है, चाहे ऐसे रखे जाए, प्लेन एक है। 3 वेक्टर का भी प्लेन एक हो सकता है, जैसे ये 3 वेक्टर है, ठीक है, इनका प्लेन एक ही है, ठीक है। लेकिन अगर 2 ही वेक्टर लिए जाएं, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट करके 2 वेक्टर हमेशा क्या होंगे? 2 वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, ऑलवेज कोप्लेनर। 3 का नहीं कह सकते, 3 का नहीं कह सकते, क्योंकि 3 में प्लेन की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है, ठीक है, 2-2 के पेयर बन सकते हैं। यानी 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, 2 वेक्टर हमेशा क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। नेक्स्ट आता है सेकंड लास्ट, कॉन्करेंट वेक्टर्स। अब ये कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं? कॉन्करेंट वेक्टर यानी कॉन्करेंट लाइन जैसे होती है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है, उन लाइन को कॉन्करेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। उसी टाइप से कॉन्करेंट वेक्टर,
कॉन्करेंट वेक्टर्स, 2 or more than 2 vectors which intersect on a single point, are called concurrent vectors। अदर इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? और 2 or more than 2 vectors which has same line of action, has line of action intersect at same point, इंटरसेक्ट करेगी एक ही पॉइंट पर, ठीक है। या तो डायरेक्ट वेक्टर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, बहुत सारे वेक्टर जो हैं, ये ए वेक्टर हैं, ये बी वेक्टर हैं, ये सी वेक्टर हैं, ठीक है, ये डी वेक्टर हैं, सभी एक ही पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये सभी वेक्टर कैसे होंगे? कॉन्करेंट। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ए वेक्टर हैं, यहाँ पे ये बी वेक्टर हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सी वेक्टर हैं, यहाँ पर ये डी वेक्टर हैं। इन सभी की लाइन ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, सभी की लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर क्या हो रही है? लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए ये भी कैसे होंगे? कॉन्करेंट वेक्टर होंगे। क्लियर हुआ? लास्ट टाइप इज यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर। सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का बहुत यूज़ आने वाला है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई में भी हम यूज़ करेंगे। यूनिट वेक्टर की दुनिया ही अलग है सर, वो कैसे? यूनिट वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने अपनी खुद की दुनिया बना रखी है, खुद का घर होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीरो वेक्टर की। छोटा सा है जीरो वेक्टर, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? जीरो, बस, दैट्स इट। एक ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर, ठीक है। अब लास्ट है यूनिट वेक्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, इस पे 5 स्टार रेटिंग दे दें, है ना, 3 स्टार दें। यूनिट वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड यूनिटी, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जैसे ए कैप है, इसको क्या रीड करते हैं? ए कैप। क्या रीड करते हैं? ए कैप। तो यूनिट वेक्टर, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जैसे एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अगर ये यूनिट है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे एक बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो इसका 1 आएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? बी कैप। रीड कैसे करते हैं? बी कैप, बी के ऊपर कैप, ठीक है, ऐसे रीड किया जाता है, ठीक है। इनका अलग से सिंबल है, ठीक है। जैसे हम एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप लेंगे, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप, ठीक है। और अगर हम इन सभी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 1 1। और साथ में ही जो यूनिट वेक्टर हैं इसका वैल्यू भी होती है वेक्टर ए, सॉरी, जो वेक्टर ए है वो अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें वेक्टर बी कैप, यूनिट वेक्टर कब होगा? जब वेक्टर में बी वेक्टर में बी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करेंगे, तब जाकर ये यूनिट वेक्टर आएगा। क्लियर हुआ? तो आज का जो टॉपिक था वो बेसिक ऑफ वेक्टर था। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे और जैसे हम एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में करने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन उठाएं, प्रैक्टिस करें जो भी बेसिक आपको पढ़ाया गया है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी एनर्जी के साथ में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।